चलो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम याद रखो, चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझ लो। आवर एनवायरनमेंट का मतलब होता है क्या, हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, इसी के साथ ही साथ शॉर्ट क्लास है, तो याद रखने की बात यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे याद रखने की बात ये रहेगी कि कम टाइम में तुम्हें ज्यादा मैटर समझना है, और साथ के साथ ना एंड में क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को भी लगाते चलना है। क्लियर? होप सो क्लियर होगा तुम सबको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की ना यहाँ पे परिभाषा दी हुई है क्या, कि यहाँ पे अगर तुम देखो, इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सब्सटेंस, लिविंग बीइंग्स एंड कंडीशंस दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्ट द सेम विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट। अगर सरल भाषा में मैं तुम्हें बोलूं, इस पूरी की पूरी लाइन को अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूं, तो सिंपल से क्या कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी अबायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स जब मिलकर साथ में रहती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, अबायोटिक्स कंपोनेंट एंड बायोटिक्स कंपोनेंट, मतलब बायोटिक एक चीज होगी और एक अबायोटिक चीज होगी। मतलब क्या, एक जीवांत होगा और एक नॉन जीवांत होगा, मतलब जिसमें जान नहीं है। जैसे मैं बोलूं कार, बाइक, स्कूटर, तुम हो फोन, तुम क्या हो, बायोटिक हो अबायोटिक हो, बायोटिक। और बाकी जो चीजें हैं जिसमें जो सांस नहीं लेती वो अबायोटिक। तो आई थिंक ये चीज भी तुम्हें क्लियर होगी होगी, ठीक है। और इसके अंदर ना पार्ट बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है कि कई बार पूछा जाता है, या आगे तुम कभी बड़ी क्लासों में जाओगे, कि जितनी भी इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही एक सब पार्ट है जिसमें बताया गया था क्या, कि कार्बन के द्वारा ही पूरी की पूरी जितनी भी सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हारे स्पेन से लेकर तुम्हारे बालों तक। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है क्या ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले दिखाई देगा वेस्ट, कि भाई वेस्ट क्या होता है। तो वेस्ट का मतलब यहाँ पे ना देखो साफ साफ लिखा हुआ है, वेस्ट आर द यूजलेस लेफ्ट ओवर एंड डिस्कार्डेड मटीरियल्स, दे कैन बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। मतलब क्या, कि वेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, जितनी भी चीजें तुमने यूज करी, यूज करने के बाद बच गई, बचने के बाद तो तुम क्या करोगे, बचे हुए को यूज करोगे दोबारा से, तुम्हारे मन की बात है। अगर बचा हुआ है यूज कर लिया तो यूजफुल है, अगर बचा तो सही, लेकिन यूज नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जैसे खाना लिमिटेड अमाउंट में बढ़ेगा तो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना हो गया तो एंड में आके तुम क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। ठीक है, तो जो चीज गल जाती है दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, और जो चीज नहीं गलती दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध। ठीक है, या चलो जो तुम्हारा घर का वेस्ट होता है, जैसे फल के छिलके, या फिर तुम्हारा जो कपड़ा होता है जो तुम डेली यूज में यूज कर रहे हो, साथ ही साथ वो क्या है, वो है नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर से मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा। और अगर केमिकल से बना है तो नॉन बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। जस्ट 1 सेकंड, मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर लूं थोड़ा सा, सो दैट मेरे हाथ में पेन टैब आ जाए। हियर इट इज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर द वेस्ट विच आर ब्रोकन डाउन एंड डिस्पोज्ड ऑफ नेचुरली बाय सैप्रोफाइट्स एंड डीकंपोजर्स। डीकंपोजर का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाया था, डीकंपोजर का एक क्वेश्चन तुमने आई थिंक देखा भी था क्लास 10th, कि व्हाट आर द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, और आई थिंक ये 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2023 के लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें गल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोल किनका है, सैप्रोफाइट्स का एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल्स का। ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स की भी बात की गई है। डिकम्पोजर्स जो चीजों को गला देते हैं, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, जैसे एक मैं बोलूं एक डॉगी है, वो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स चीजें, तो कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या कर देते हैं, सिंपल। क्लियर? इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरली ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, यूज्ड टी लीव्स, यही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चाय पत्ती, चाय पी ली, चाय पत्ती को फेंक दिया। ठीक है, या फिर सीवेज, जो तुम अपना तुम्हारे घर से जो कचरा
मतलब जो तुम करते हो वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारे जब बाहर जाता है नाली में, सीवर में जाता है, फिर वो आगे जाके कहाँ पे होता है, ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। अब ट्रीटमेंट प्लांट में चला गया, ट्रीटमेंट हो रहा है वाटर का, वाटर से जो गंद बाहर निकल गया, जो सिल्ट बाहर निकल गई, उसको उठा के बाहर डिकम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है, और उससे क्या बना दिया जाएगा, खाद बना दी जाएगी। खाद का मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट खाद, है ना। वर्मी कंपोस्ट खाद में क्या होता है बेटा कि केचुए होते हैं, छोटे केचुए क्या करते हैं, उन सारी चीजों को गला देते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल के अंदर ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो सैप्रोफाइट्स के बेहतरीन एग्जांपल है, डिकम्पोजर्स के बेहतरीन एग्जांपल क्या है, केचुए, ठीक है, क्लियर। तो केचुए क्या करते हैं, इन सारी चीजों को गला देते हैं, ठीक है। आगे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या कि they can also be disposed of through waste treatment plants or converted into an agriculture resources of manure and compost बना दिया जाता है ऐसी चीजों का। जैसे अब एक बात बताओ यार, गाय है, भैंस है, जानवर है, ठीक है, अब इसका बहुत सारा जब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंबार लग जाएगा इसका वेस्ट का, नेचुरल वेस्ट का, तो तुम इसका क्या करोगे। अब आपके पास वही ऑप्शन है, आप उसको बाहर डंप कर दो, डंप करने के बाद थोड़े टाइम बाद तुम उसको वापस से खोद के निकालो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक अच्छी खाद मिलेगी, अच्छा मैन्योर मिलेगा, ठीक है। उसको तुम चाहो तो अपने कहां पे यूज कर सकते हो, खेतों में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें बायोडिग्रेडेबल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पॉसिबली, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, they are the waste which can not be broken down by decomposers because they do not have enzymes for the same। मतलब क्या, अब कोई चीज फैक्ट्री में बन गई, अब इतने तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स कि उन्हें पता हो कि इन चीजों को कैसे तोड़ दें, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात मैं कर रहा था, सॉरी कॉल आ गई। अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे यही बात हो रही थी कि एंजाइम्स तो इतने पावरफुल नहीं है कि वो सारी चीजों को तोड़ सके। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आ जाती है वो आ जाती है तुम्हारी ये वाली कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या चीज होती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर तुम्हें 3 पॉइंटों को छोटा छोटा करके लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 2 से 3 मार्क्स में आएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। वेस्ट याद रखना वहां पर वर्ड वेस्ट, ठीक है। क्यों, पहले अगर तुम ब्रीफ कर दोगे व्हाट इज वेस्ट तो उसके बाद में तुम्हारा आंसर ना निखर के आ जाएगा। अगर टीचर चाहेगा तो उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करके मार्क्स को बढ़ा देगा, ठीक है। और याद रखना कि किस वे में लिखना है। अगर मैं तुम्हें बोलूं बॉक्स बनाना है, यहाँ पर एक जगह पे लिखना है तुम्हें क्या, बायोडिग्रेडेबल, और एक जगह पे लिखना है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और टॉप पे तुम्हें बता देना है क्या वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। वेस्ट की डेफिनेशन बता दो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है। आगे तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा क्या कि एक जस्ट 1 सेकेंड, अगली तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड पॉइंट क्या, मोस्ट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ह्यूमन मेड। बताया ना फैक्ट्री में बना के ले आए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री में बन गई चीजें। जैसे प्लास्टिक तो कोई नेचर का प्रोडक्ट तो नहीं है, ओके। क्रॉकरी भी कोई अपना नेचर प्रोडक्ट नहीं है। मेटालिक कैंस बेटा मेटल है आपका, क्या नाम है, नेचुरल प्रोडक्ट, लेकिन उसको डिकम्पोज होने में कई हजार साल लगेंगे, कई हजार साल, मतलब वो गल जाएगा, रस्टेड हो जाएगा, पर उसको गलने में कई हजार साल लगेंगे, हजार तो नहीं कह सकता हूँ, कई 100 साल लगेंगे, ठीक है। आगे आता है ग्लास आर्टिकल्स, बहुत टाइम लगेगा। पॉलीथीन बैग्स बहुत टाइम लगेगा। अपना सिंथेटिक फाइबर्स बहुत टाइम लगेगा। अपना सिल्वर फॉइल्स, इसको भी बहुत टाइम लगेगा। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो तुम यूज कर लेते हो ना अपना क्या, फर्टिलाइजर्स को सबसे ज्यादा कुछ लिखना मत लिखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक लाइन। अगर तुमने लिख दिया ना पेस्टिसाइड्स सच एज BHC एंड DDT, तुम्हारा पूरा का पूरा गेम बन जाना है इस पेपर का, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा, होप सो याद रहेगा। तुम सबको तो इतना बेनिफिट है कि तुम क्लास को वापस से रिपीट करके देख लोगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। सम ऑफ द सोल्यूबल बट नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एंटर इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्या? बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन जब तुम पढ़ते हो ना, अगर यहां पर तुम स्टार्टिंग ही यहीं से दे दो, सम ऑफ द सॉल्युबल बट नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एंटर इन द फूड चेन प्रिसाइड्स undergo biomagnification and harms the consumer of the various level including human। अब एक बात बताओ, एक मुर्गा था, एक मुर्गे का एग्जांपल लेते हैं, फूड चेन बनाते, चलो यहाँ पे साइड में वी आर क्रिएटिंग अ फूड चेन। यहाँ पर ना एक फूड चेन बन रही है, एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी और यहाँ पे आ गया सेकेंडरी। तो प्रोड्यूसर में तुम लगा लो तुम्हारा मेज, मक्का, ठीक है, मेज, मक्का खाते हो, ठीक है, मक्के को खा लिया मुर्गे ने, ठीक है, और मुर्गे को खा गया ह्यूमन, ठीक है। अब मुर्गे को खा गया ह्यूमन। अब यहां से सपोज करो मेज के अंदर ना फर्टिलाइजर्स डले हुए थे, डीडीटी डला हुआ था, बीएचसी डला हुआ था, ठीक है। या तुमने उस दिन मैं तुमको जब पढ़ा रहा था भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मैं तुम्हें दिखा रहा था, तो वहां पर एक चीज थी, वो भी पेस्टिसाइड ही था, क्या नाम था उसका? एमआईसी, राइट, ठीक है। एमआईसी भी अगर ऐड हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे तुम जो फूड चेन देख रहे हो, मेज, मेज के ऊपर क्या? चिकन, चिकन के ऊपर क्या? ह्यूमन। अब मेज में डाल दिया, उसको खाएगा कौन? चिकन, चिकन को खाएगा कौन? ह्यूमन। अब यहाँ पे याद रखो क्या, कि भाई मेज को खा गया, मेज में सपोज करो कि 5 ग्राम डाला हुआ था, अब 5 ग्राम में कितना इफेक्ट करेगा उसको, वो तो डिपेंड करेगा। 5 ग्राम का यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा ये कितना? 50 ग्राम, और उससे आगे कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, ठीक है। ये बढ़ता रहता है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। समझ में आई बात? होप सो क्लियर हो गया होगा ये, वो बता रहे थे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का तुम्हें क्लियर हो गया होगा, 5 ग्राम से 50 ग्राम, 50 ग्राम से 500 ग्राम। मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? चीजों को बढ़ते जाना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आगे चलते हैं, ठीक है, और बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे तुम्हें आगे दिखाई देगा क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? अब इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तुम एक चीज देखो, यहाँ पे इकोसिस्टम लिखा हुआ है, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ contained ecological system which consists of an distinct biotic community and the physical environment both interacting and exchanging material between them। इसमें सबसे पहले आ रहा है नेचुरल इकोसिस्टम। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं समुद्र, समुद्र में बहुत सारी मछलियां और एक एक्वेरियम, एक्वेरियम में भी मछलियां और वहां पे भी पेड़ पौधे, तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होगा? समुद्र वाला होगा। और जब बात आएगी तुम्हारे एक्वेरियम के इकोसिस्टम की, तो वो कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा, है ना। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ रही है। तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? दे आर ecosystems which develop in nature without human support। natural ecosystem are basically of the two types, terrestrial and aquatic। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है। और अपना क्या नाम है, एक्वेटिक का मतलब क्या? जो पानी के अंदर रहते हैं। अच्छा, अगर मगरमच्छ का पूछ लिया तो, या फ्रॉग का पूछ लिया तो वो दोनों है, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल भी है और वो एक्वेटिक भी है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुंह जबानी समझ में आ गया होगा। अकर ओवर लैंड, दे आर 3 मेजर टाइप्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में तुम्हें पॉन्ड्स मिलेगा, लेक मिलेगी, रिवर मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेगी। इसमें भी आई थिंक मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जो इकोसिस्टम किसके द्वारा बनाया जाए? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो इकोसिस्टम बन गया वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात तुम देखो क्या, कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में भी मैंने तुम्हें बताया बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, मतलब क्या? जो क्या है? जिंदा है, और क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से साथ के साथ। और इसके अलावा वहां पर जो रहने वाले भी हैं वो क्या करते हैं? याद रखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे तुमने पढ़ा था ना अपना लाइफ प्रोसेस के अंदर कि भाई क्या होने चाहिए, बेसिकली 5 चीजें होनी चाहिए किसी भी एक लाइफ प्रोसेस को पूरा का पूरा मानने के लिए, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आई थिंक मेरे को बताना नहीं है, खाली इसकी डेफिनेशन याद रखो। दे इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। There resembles of population of different living organisms present in an ecosystem is called biotic community। अच्छा, पानी में रह रहे हैं तो एक्वेटिक बायो कम्युनिटी, अपना रोड पे रह रहे हैं या फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। All other organisms which are unable to manufacture their own food are called heterotrophs। Heterotrophs are of two types, first one is the consumer and second one is the decomposer। मतलब क्या, जो खुद खाना बना रहे हैं वो कौन है, ऑटोट्रॉफ्स। मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या है ऑटोट्रॉफ्स, हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी, ठीक है। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं हेटेरोट्रोप्स, विषमपोषी, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते कंज्यूमर, एक होते डिकम्पोजर। अब कई तो ऐसे हैं जो खाना पसंद क्या करेंगे, ताजी ताजी चीजें, जैसे तुम लोग सारे के सारे, और एक होते क्या जिनको सड़ा गला भी मिल जाए वो उसको भी खा लेंगे, जैसे कीड़े, डिके कर देंगे जो, ठीक है, जो खत्म कर देंगे चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स में आई थिंक मेरे को अंडरलाइन करवाने की जरूरत नहीं है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइन्यूट बैक्टीरियाज हैं, है ना। इसमें आई थिंक मेरे को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, खाली इतनी सी बात याद रखो, ये तो बहुत बड़ी बात होगी इसके अंदर जो लिखी हुई है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, खाली दोज हु क्रिएट्स व्हाट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू ऑब्टेन देयर ओन फूड, ठीक है। अपना खाना बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सनलाइट का यूज कर रहे हैं। वो सारे क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से किसी का एक मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, चलो सबसे, पिक्चर प्लांट क्या होगा, पिक्चर प्लांट, एक प्लांट तुमने सुना होगा या सर्च करो तुम फोन में, तुम्हें दिखाई देगा पिक्चर प्लांट। मैं वेट कर लेता हूँ, सर्च करो पिक्चर प्लांट, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं पिक्चर प्लांट की खासियत, तो पिक्चर प्लांट की खासियत ये होती है कि ये ना कीड़े खा जाता है, इसके ऊपर कीड़े बैठेंगे और ये कीड़ों को खा जाएगा। अच्छा, हाँ, दांत वाला यूनिक सा कीड़ा इसके अंदर जाता है और इसके अंदर मर जाता है। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस करता होगा क्या, करता तो होगा, लेकिन ये एक तरह से क्या है, और क्या है, ये कंज्यूमर भी है, हेटेरोट्रोफ भी है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्लियर, कंज्यूमर कौन होता है। अच्छा, प्रोड्यूसर ने खाना बना लिया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने तो अपने लिए बनाया था, तुम खा गए उसे आके, जैसे पालक, गोभी, घिया, तोरी, बैंगन, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ उगती है, पेड़ों पे उगती है, ठीक है। अब पेड़ों पे उगती है तो फल होता है एक्चुअल में, ठीक है, फल होता है, वेजिटेबल होता है। अब ये तो उसकी मेहनत से उगाया गया है ना, बट खा कौन रहा है, आप सब खा रहे हो, या चिकन हो गया या मटन हो गया, है ना, ये सारी चीजें तो आप खा रहे हो। तो प्रोड्यूसर एक्चुअल में कौन है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूसर। तुम अगर यहाँ पे ऐड कर लो मुर्गा बकरा तो वो नहीं है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर आई थिंक क्लियर। तो कंज्यूमर में भी बेटा 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो खाली क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, प्योर शाकाहारी, जिन्हें मांस से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जैसे गाय, जैसे बकरी, जैसे जिराफ, जैसे डियर, है ना। तो ऐसी चीजें क्या है, पूर्णतः हर्बीवोरस। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, they are animals which directly feed on plants। Herbivores are also called primary और first order consumers।
ठीक है, as they convert plant matter into animal matter, the herbivores are often called key industry of animal. देखो कितना अच्छा सा निकल के आया आंसर, है ना। आगे कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं? दे आर एनिमल्स व्हिच प्रे अपॉन अदर एनिमल्स, मतलब क्या, जो दूसरों को मार के क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, ठीक है। अब मार के खा रहे हैं तो ऐसे लोग की थोड़ी सी दर्जा भी उनका थोड़ा ऊंचा होगा, तो ये आ जाएंगे बेटा सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंड ऑर्डर इज द कंज्यूमर, दैट इज फ्रॉग, देखा ना। क्या? मेंढक, मेंढक तुमने देखो कीड़े खा जाता है, उड़ रहा है कीड़ा, जीभ बाहर निकाली, खा लिया और पेट के अंदर, ठीक है। वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली, ठीक है, वो शाहरुख खान वाली जंगली बिल्ली नहीं, कभी तुम बोल रहे हो भैया डॉन में बात हुई थी, शाहरुख खान ने बोला जंगली बिल्ली, प्रियंका चोपड़ा को तुम कार्निवोरस बता दो, नहीं, ठीक है। लॉयन, राइट। जैकल, फॉक्स, स्नेक, सम बर्ड्स एंड फिशेस, बेटा सेकेंडरी में कहां लॉयन आएगा? वो तो टर्शियरी में आएगा, जो सबका करता धरता होगा, जिसके हाथ में होंगी सारी चीजें, लाइक जैसे घर में कौन है? पापा जी। अब जंगल का बाप कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर। अब उसको खाने आ जाए भाई, डॉगी आ जाए खाने के लिए, लेके आ जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है, या बिल्ली थोड़ा ना खा लेगी उसको आके, या उसको फ्रॉग थोड़ा ना लेगा खा के, आ जा भाई तेरे को खाऊंगा आज मैं। कीड़े तो बहुत खाए, आज मैं क्या खाऊंगा? फ्रॉग खाऊंगा, नहीं फ्रॉग क्यों खाऊंगा? शेर खाऊंगा, ठीक है, शेर खान को खाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस की बात होती है, दे आर एनिमल व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, श्योर हो कॉकरोच के लिए? वरना तुम्हें एक बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूं मैं, अपने किचन में जाओ, देखो वहां पे वो रात को दिखाई देगा, ये तुम्हें जो सीवर होता है ना, सीवर के ढक्कनों के साइड में चिपके रहते हैं, वो एनिमल वेस्ट ही खाते हैं, ठीक है। डॉग, तुम्हारा प्यारा शेर, ठीक है। बियर, बेयर खा लेता है, बेयर भी हर चीज मिल जाती है, खा लेता है, ओके। क्रो खा लेता है, एंट खा लेती है, ठीक है, वेज मिले नॉन वेज मिले, मिले तो सही, ठीक है। ह्यूमन, ठीक है, सब तो खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ना बहुत सारी चीजें खाता है, जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें, और एनिमल प्रोडक्ट भी खा लेता है, बड़ा बदतमीज है ये ह्यूमन, जैसे मिल्क, मीट, फिश, एग, सारी चीजों को क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है, क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट? पक्का? ठीक है भाई, आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या, डीकंपोजर्स की। तो डीकंपोजर्स कौन होते हैं? डीकंपोजर्स आर दोज व्हाट पर्सन्स, द बैड गाइस, ठीक है, जो बहुत गंदे गंदे लोग हैं और जो मरे पूरे लोगों को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम्हें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या कौन सा दिखाई दे रहा है? फंगी या फंजाई, ठीक है, बैक्टीरियाज दिख रहे हैं तुम्हें, कितने गंदे गंदे लोग हैं, इनसे तो इनकी तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी बेचारों की, है ना, ठीक है। तो याद रखो डीकंपोजर्स में कौन कौन होता है, इतना डिटेल्ड याद नहीं रखना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा, व्हाट आर द डीकंपोजर्स, और याद रखो, क्या याद रह जाएगा? पक्का? किसको नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, ठीक है। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का क्या होता है? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो खाली मरे हुए लोगों को ही खाएंगे, बड़े कमीने होते हैं लोग, जैसे वल्चर्स, चील, ठीक है, काइट्स, ठीक है, चील, बाज, ठीक है, ये सारी चीजें जो क्या जल्दी जल्दी चीजों को क्या करते हैं? गड़ा देते, मतलब उनको इतना वो नहीं है सब्र। वो एक मूवी आई थी ना चाइना गेट करके, चुप हो जाओ, काव काव करते रहते हो, है ना, वही वाला। तो वो कौन थे? अब याद रखने की बात है, चाइना गेट में कौवे काव काव कर रहे थे, कौवे की सॉरी चीले काव काव कर रही थी, और उसने क्या बोला था? चुप, है ना, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वल्चर्स और तुम्हारे काइट्स ये क्या खाते हैं? डैडी के भी खा लेते हैं, अच्छा कई बार तुमने देखो सांप को उड़ा के ले जाता है, है ना, तो ये चीजों को भी खा लेते हैं, चूहे को भी ले जाता है, जो छोटे छोटे ठीक है।
तो ये भी आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली कितनी चीजें होती हैं, तुमको कितनी चीजें दिखाई दी? सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर्स और उसके बाद स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फूड चेन की। भाई फूड चेन का मतलब क्या है? तो फूड चेन का मतलब क्या है? ये एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, बायोटिक कम्युनिटी का। अब यहाँ पे तुम ये मत बोल देना कि गोरिया तो प्लास्टिक खा रही थी। था ना ऐड आया था स्टार का, स्टार कम्युनिटी का, कि वो उन्होंने पहल मचाई थी कि भाई लोग कम से कम पन्नियों का यूज करें और अपना गोरिया जो थी वो प्लास्टिक खा रही थी। सबने देखा होगा? देखा भाई सबने? तुमने कई सारी ऐड देखी स्टार वालों की, बड़ी वैसी फनी फनी सी, जैसे वो डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा ना, तो डब्बा वब्बा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के अंदर एक क्या बन रही है? एक श्रृंखला बन रही है, एक पूरी की पूरी क्या बन रही है? स्टेप बन रही है। जैसे तुम जीना चढ़ते हो ना, स्टेप्स चढ़ते हो ना, तो वही स्टेप बन रही है यहाँ पे। ठीक है, with the member of a step becoming food of the members of the next step। जैसे अभी बताया था ना, सबसे पहले क्या? मेज को खाया चिकन ने, चिकन को खाया ह्यूमन ने। अच्छा, ह्यूमन को खा गया अगर लोयन, हो सकता है यार, हो सकता है, खा सकता है, क्या बड़ी बात है। टाइगर खा सकता है, डॉगी नहीं खा सकता, डॉगी नहीं खा सकता, डॉगी तो हीना को बहुत प्यारा है। ओके, आ फूड चेन यूजुअली कंसिस्ट, अब यहाँ पे याद रखने की बात क्या है ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फूड चेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स ईच स्टेप ऑफ, सॉरी यार ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं लाइक दिस। अब ये सारी की सारी जो चीजें है ना, जब ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, तो जब आती है बात व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा टॉप पे, जो सबसे ज्यादा खाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्शरी। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे नीचे प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इकोनॉमिक्स का पार्ट, प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो प्रोड्यूसर लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं लोग? कहां से आते हैं लोग? कृषि है, क्या पढ़वा दूंगा? एसएसटी नहीं पढ़ा रहा मैं, आई एम नॉट टीचिंग इकोनॉमिक्स राइट नाउ। नो, प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स आर दोस, अरे बस करो यार। अरे बाबू वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, उसके नीचे प्रोड्यूसर ही तो लगाना है। वही तो एसएसटी का पार्ट होता है। अरे बात है कि एसएसटी कोई नहीं, हीना की बातें आज मत दिलाओ, छोड़ो। प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस करने वाले लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या क्या यूज करेंगे? मेरे साथ बोलो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या देंगे बदले में? ग्लूकोज। कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, राइट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आई थिंक समझ में आ गया होगा। और सबसे नीचे से फर्स्ट लेवल पे आता है क्या? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1। ठीक है, मतलब क्या? ट्रॉपिक लेवल 1 में फर्स्ट लेवल में कौन आता है? एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, तो याद रखने की बात क्या है? व्हाट इज, ओ सॉरी, क्वेश्चन आएगा हु इज ऑब्टेन फर्स्ट लेवल इन द ट्रॉपिक सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन पे कौन आता है सबसे पहले? प्रोड्यूसर। टॉप से कौन दिखाई देगा तुम्हें? टर्शरी पे, है ना, और सबसे नीचे से प्रोड्यूसर। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है श्रृंखला। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब क्या? T2। यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा क्या? T2, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं T2। तो T2 पे कौन आता है? T2 पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, T2 पे कौन आता है?
प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि क्या होते हैं, अरबी बोरस, है ना, जो होते हैं अरबी बोरस, वो क्या होते हैं, क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा याद यहीं से रख लो यार थोड़ा सा, क्या कोई फूड चेन आगे बढ़ाने को, रैबिट आ गया, डियर आ गया, एलिफेंट आ गया, है ना। यहाँ पे और चीजों को भी याद रखना, ठीक है। कई बार होता है 3 लेवल 4 लेवल ट्रॉफिक चेन बतानी होती है। 4 लेवल में क्या क्या आएगा, प्रोड्यूसर सबसे पहले हो जाएगा, कोई भी प्लांट बता दो, नीम बता दो, सपोज करो नीम को खा गया कौन, रैबिट, रैबिट को खा गया फॉक्स, फॉक्स को खा गया कौन, टाइगर, क्लियर। तो 4 ट्रॉपिक लेवल की कॉन्सेप्ट की थ्योरी तुम्हें आई थिंक समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है क्या, प्राइमरी पे कई बार ऐसा भी होता है कि कई चीजें लाइक कार्निवोरस में आ जाती हैं T3 लेवल की, ठीक है, कई बार डायरेक्ट ही खा जाता आदमी आके, कि सेकेंडरी लेवल का था वो बेचारा था सेकेंडरी पे, वो बना था बेचारा प्राइमरी आके, जैसे मैन, ठीक है, मैन क्या है, T2 है, कायदे से तो T3 पे जाना चाहिए बट वो T2 पे रह गया, उसकी बेचारे की थोड़ी मजबूरियां थी, वेजिटेरियन था बेसिकली, हमारी तरह नहीं था वो, नॉन वेज, ठीक है। बेचारे ने पालक खाई, पालक खा के बेचारा कहाँ गया, जंगल में गया, सोचा आज जाके थोड़ा सा काम वाम करूंगा, 2-4 लकड़ियां काटूंगा, पीछे से शेर आ गया और शेर ने उसको खा लिया। तो देखो तुम 3 लेवल में पूरी की पूरी फूड चेन खत्म होगी, पालक को खाया मैन ने, मैन को खाया टाइगर, ट्रेशरी तो बेचारा बना ही नहीं, वो तो सेकेंडरी पे बन के रह गया, तो जो ट्रेशरी है वो ट्रेशरी पे ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, पापा दादाजी नहीं बन सकते, दादाजी पापा नहीं बन सकते, ठीक है। तो आई थिंक ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, कि भाई फूड चेन की जरूरत ऐसी क्यों पड़ गई इतनी ज्यादा, कि भगवान ने फूड चेन बनाने की सोच ली, भगवान ने फूड चेन को सोच समझ के तो बनाई होगी, अपनी बनाई होगी, बनाई होगी, भगवान ने बहुत दिमाग लगाया होगा, है ना। तो भगवान ने जब दिमाग लगाया तो बोला कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा प्रोड्यूसर बेस, सॉरी नींद आने लग जाती है, ठीक है। ऑल सस्टेनेबल फूड चेन्स आर प्रोड्यूसर बेस्ड, मतलब क्या, सबसे नीचे कौन दिखाई देगी तुम्हें, ग्रीनरी दिखाई देगी, हर मतलब क्या होगा, कोई ना कोई प्रोड्यूसर रहेगा सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद आती है एनर्जी, पहला रीजन होता है फूड चेन को बनाने का, वो होता है एनर्जी को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, हाँ राइट, ठीक है। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स का पैदा करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मस्ट कीप ऑन सर्कुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ डीकंपोजर्स, अदरवाइज फूड चेन कैन नॉट बी सस्टेन। अब कहीं पे कोई डॉग ही मर गया, अब वो तो बेचारा जब तक डीकंपोजर आएंगे नहीं, जब तक वो बेचारा गलेगा नहीं तो फूड अपना मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो पेड़ उगेगा नहीं, ठीक है। स्ट्रेट साइज, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली देख लो एक बार, वीडियो में है तो निगाह मार लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। अब मेन बात आती है व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। इसका क्वेश्चन हर 2 साल 3 साल में तुम्हें मिल जाएगा एक क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन ओजोनस्फीयर begins to drop in 1980s। अच्छा इसकी ना एक स्टोरी याद रखो, ठीक है, तुम्हें कोई बताएगा नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ या कुछ लोग बता भी देंगे, ठीक है, कि पहले के टाइम पे ना, पहले के टाइम पे, जस्ट वन सेकंड, जस्ट टू ले चेयर मैं तुम्हें दिखाई भी देता ज्यादा ऊंचा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से करीबन 20-30 साल 50 साल पहले की बातें, उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे घर में ना, तुम्हारे पापा वापा से पूछो
रेफ्रिजरेशन का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, ठंडी चीजें लाइक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बोलते हैं अपने घर की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो फ्रिज था ना, ये थे नहीं इतने, और जब आए ना ये मार्केट में तो इनके अंदर एक गैस डली हुई थी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। यहाँ पे तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ODS, ठीक है, आर द दो सब्सटेंस which react with the ozone present in the stratosphere and destroy the same. The main ozone depletion substance are chlorofluorocarbons, halogens, अपना नाइट्रोसियस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन टेराक्लोराइड एंड क्लोरीन। क्लोरीन अपन कई बार ना कपड़े धोने में भी यूज करते थे, ठीक है। तो ये क्लोरीन का भी थोड़ा सा रोल रहा था ठंडक प्रदान करने में, ठीक है, क्लोरीन बेस्ड सारी चीजें होती थी। तो सबसे बड़ी जो फैक्ट थी दैट वाज व्हाट, दैट वाज द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ना क्या बनाया गया, कूलेंट बनाया गया, जो क्या करेगा, कूलिंग करेगा, ठीक है। तो ये कूलिंग का काम जो था ना, ये किसको दे दिया गया, CFC को दे दिया गया। साथ ही साथ इसके अंदर ना जो क्लोरीन तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो क्लोरीन को भी यही काम मिला हुआ था, ठीक है। अब ये क्या करते थे, ठंडक करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा भरते थे, इसके अंदर, फ्रिज के अंदर, AC के अंदर, है ना, ताकि क्या रहे, बंदे को मजा आया, हाँ हाँ ठंडी हवा आ रही है, पैसा खर्च करा तो आनंद आ रहा है। लेकिन इसके ना क्या हुआ, जब ये CFC घूमता था रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये क्या गैस क्रिएट करता था, और वो गैस सीधा ना स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन लेयर को ना डिप्लीट करता था, मतलब क्या, खत्म करता था, काटता था। कहने का मतलब ये कि मैं अभी ठंडक पड़ रही है, ठंड पड़ रही है तो तुम्हें कंबल की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती होगी, तुमने कंबल ओढ़ लिया, ठीक है, मैं आया मस्ती मस्ती में कैंची लेके, और मैंने जगह जगह से तुम्हारे कंबल में छेद कर दिए, ठंड लगेगी। तो ऐसे क्या हुआ, आउटर एटमॉस्फेयर से, सन से क्या आने लगी, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसके साथ आने लग गई, सन की रेस के साथ में, सन की किरणों के साथ में क्या आने लगी, सूर्य किरणों के साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, पैराबैंगनी जो तुम्हारी होती है किरणें, ये आने लगी। अब जब ये आने लगी तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि सारी की सारी चीजें जो है वो खराब होने लगी। अच्छा यहाँ पे देखो CFC की बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई थी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर हाईली स्टेबल odorless synthetic gaseous substance and used for the aerosol propellant coolants refrigerants and blowing agents। मतलब क्या कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं लगता था कि भाई CFC जैसी कोई चीज है भी, है ना। लेकिन इसका बहुत बाद में पता लगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। इसके बाद कई सारे संगठनों में हाथ मिलाया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके तहत इसको खत्म करने की मांग उठी, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल गया था। क्लियर, यहाँ तक की बात आई थिंक तुम्हें क्लियर होगी होप सो, क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वजह से क्या क्या चीजों की खामियां तुम्हें भुगतनी पड़ी। सबसे टॉप पे तुम्हें दिखाई दे रहा है यूवी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट, CCl2F2, यहाँ से रेडिएशन आए CClF2 प्लस क्लोरीन, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन जरूरत क्या थी वो तुम्हें मैंने बता दी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोराइड्स, इसके अलावा हेलॉन्स, ये सारी चीजें क्या थी, ओजोन लेयर को खराब करने के लिए काफी थी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ओजोन लेयर, जब इंडिया कह रहा हूं सॉरी, वर्ल्ड में क्यों कह रहा हूं, अर्थ पे जब ओजोन लेयर खत्म होने लगी तो इसके कई सारे दुष्परिणाम निकलने लगे, मतलब क्या परिणाम खराब होने लगे। पहला, कैंसर के मरीज बढ़ गए, और कौन सा कैंसर, पर्टिकुलरली तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने लगे लोगों को, ठीक है। और आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन में बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि टॉप और बॉटम की लेयर जो थी वो खराब हो रही थी सबसे ज्यादा, ठीक है। आईसाइट लोगों की खराब होने लगी, ठीक है, कैटरैक्ट हो गया लोगों को, ठीक है, फोटो बर्निंग हो गया, ठीक है, आंखों की चमक चली गई, रोशनी चली गई आंखों की, ये सारी चीजें। इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे जो थे वो क्या हो गए, फिजिकली इंपेयर्ड हो गए, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजीजेस क्या हो गए, बढ़ गए। म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा हार्मफुल था,
इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में डिक्लाइन आ गया, पेड़ पौधे क्या करने लगे, सूखने लग गए। ठीक है, अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सूख जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगला ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से क्या हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया अर्थ पे, जिसकी वजह से आज तुम क्या देख रहे हो, क्या होने लग गया, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए, है ना। तो ये सारी चीजें होने लग गई। आगे चलते हैं, डैमेज टू आर्टिकल्स। अच्छा, इसका ना एक दुष्परिणाम तुम्हें कहीं ना अपना यहाँ पे भी दिखाई देगा, ताजमहल पे। ताजमहल तुम्हें मैं बताऊं कि घर वालों से तुम पूछोगे, घर वालों से क्या अपने दादा दादी से कभी पूछना, अगर वो ताजमहल घूम के आए हो, वो बताएंगे कि ताजमहल जो था ना वो बहुत ज्यादा ना सफेद था एक टाइम पे, अब वो धीरे धीरे पीलापन पकड़ने लग गया। अभी रिसेंट में सना होके आई है, सना ने देखा होगा, वो व्हाइट पत्थर जैसा लिंक ही नहीं कर रहा होगा कुछ, वो बिल्कुल ऐसा हो गया लाइक पीला 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 पीला, और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल पीला हो जाएगा। ठीक है, पिलपिलापन आने लग गया उसके अंदर। ठीक है, क्या कह रही सना, हम वाइट क्यों नहीं देख पाए, व्हाइट क्यों नहीं देख पाए, पूरा वाइट, पूरा व्हाइट तो बेटा फिर तुम्हें टाइम मशीन पकड़ के लाओ डोरेमोन की, फिर जाओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। अब यहाँ से ना कई बार आता क्वेश्चन आ जाता है कि गार्बेज मैनेजमेंट के लिए तुम क्या करोगे। ठीक है, लाइक अभी मैंने तुम्हारे क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी आई थिंक कोई क्वेश्चन था ऐसा गार्बेज मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, है ना। तो गार्बेज इज रिफ्यूज्ड फूड, अभी बताया ऊपर, वेस्ट, जो चीज बच गई तुमसे फेंकोगे घर से, रखोगे तो नहीं, इतने तो शरीफ तुम नहीं हो, है ना। हाँ ये बात अलग है, पापा वापा लोग जो होते हैं वो कील को भी बाहर नहीं जाने देते, वरना मम्मी तो बोलते फेंक के मारो इसे, तो ये भी काम आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ गार्बेज कई जगह तुम देखते हो। तो जिससे पहले मैं तुम्हें गार्बेज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंडिया हर साल ना कई लाख टन गार्बेज बनाता है, लाख टन गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा, जिसमें से बदतमीज बच्चों तुम्हारा भी योगदान पूरा पूरा है। फुल योगदान दे दिया हमारी खुशी। ठीक है, मतलब तुम लाओ, दिल्ली में ना कूड़े का ढेर है, पता है, बलसवा डेयरी है ना, पहाड़ बन गया है, इतना इतना कूड़ा बना देते हो, और वो कूड़ा खत्म ही नहीं हो सकता। एक तरह लोग बोलते हैं अरे कूड़ा खत्म हो जाए, जला जलूए खत्म करो, अगर वो जल गया तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी होगी उससे, बहुत ज्यादा, फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, खत्म। ठीक है, तो ये चीजें तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि हमें मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, चीजों को संभालना। तो गार्बेज यहाँ वहां तो तुम डालोगे नहीं, मोदी जी का अभियान था ना क्या, स्वच्छ भारत अभियान, तुम्हारी तरफ बदतमीजी नहीं क्या कि कॉपी फाड़ फूड़ गए, क्या वो बताया था ना, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन कह रहे थे क्या कि लड़कियां तो बेचारी बड़ी समझदार होती हैं, ये हमारी खुशी को देखो। खुशी अपने बैग में इतना कचरा भर के रखती है, मैं फेंकती नहीं। ठीक है, इससे सीखो बेचारी से। कोई नहीं, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ गार्बेज, सबसे पहले क्या तुम्हें गार्बेज को इकट्ठा करना सीखना होगा। मतलब क्या कि कहाँ पे तुम्हें गार्बेज को रखना है। सॉरी यार, ट्रांसपोर्ट ऑफ गार्बेज फ्रॉम कलेक्शन साइट टू डिस्पोजल साइट्स। ठीक है, अब सारा जब कलेक्ट हो गया तो इसको डिस्पोज भी करोगे, लेके जाओगे, जो चीज यूजेबल होगी उसे क्या कर लोगे, रीयूज कर लोगे, रिड्यूस कर दोगे और रिसाइकिल कर लोगे, 3R का कॉन्सेप्ट। और अगला क्या है, डिस्पोज ऑफ गार्बेज, जो चीज गल सकती है उसे गलाओ, जो चीज नहीं गल सकती उसे मत गलाओ, उसे यूज करने की दोबारा से कोशिश कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया है द नॉन कंबस्टेबल वेस्ट इज यूज्ड इन द लैंडफिल, जो चीजें नहीं जल सकती उसको लैंडफिल के लिए अपना यूज कर लो। जैसे पिग्स एंड स्टेरी कैटल फीड ऑन द गार्बेज एंड रिड्यूस इट्स वैल्यू। ठीक है, रैक पिकिंग, ठीक है, जो कूड़ा कबाड़ा उठाते हैं लोग, और रिसाइकलिंग। ठीक है, आई थिंक इसमें भी मेरे को कोई ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मेन आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, कंपोस्टिंग, बायोगैस, ये भी आई थिंक तुम्हें सब कुछ पता है। मेन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड
व्हाट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर्स को ना इनको ध्यान से देख लो तुम और आंसर करते जाओ कि किसका क्या आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो लैंड, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, तो पहली चीज तो ठीक है। अच्छा खुशी बोल रही है ऑल द अबव, ले भाई बेटा ऑल द अबव कर देते हैं अपन, तो पहला आंसर तेरा ठीक है। द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट इज, ज्यादा से ज्यादा कूड़ा इतना क्यों बढ़ रहा है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी, लोग यूज और थ्रो करते हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाना बहुत ज्यादा बढ़ गया, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, खाने को ज्यादा तुम मतलब सारी चीजों को यूटिलाइज नहीं करते, इसके अलावा इंक्रीज्ड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो इधर तो ये कायदे से ऑल ऑफ द अबव आना था कि सारी चीजें ही तुम देख रहे हो, है ना। आगे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई भी तुम टिक करो, सारे के सारे सही है, ठीक है। आगे आते हैं, अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, कौन सी चीज जो है वो जल्दी से जल्दी गल सकती है, तो पहला पॉलिथीन बैग, ये तो नहीं गलता, ब्रोकन ग्लास एंड क्रॉकरी गलता है, लिवस्टॉक वेस्ट, अरे कूड़ा कबाड़ा, अंदर अंदर, ह्यूमन वेस्ट, बायोटिक वेस्ट, ये हो गया रेफरेंस। सी करेक्ट है। लो भाई डिस्कार्डेड प्लास्टिक, ये भी नहीं कटता, तो तुम्हारे पास दिमाग है तो सी तो हो ही जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या, जो चीज गलती नहीं है। अभी ऊपर पढ़ा क्या था, मेटल, तो मेटेलिक वेस्ट जल्दी से नहीं गलते। Which one of the following is recyclable waste, जो चीज बाद दोबारा से यूज की जा सकती है, पेपर यूज किया जा सकता है, करा जा सकता है, ठीक है। ट्रॉन क्लॉथ, कपड़े हो सकते हैं रिसाइकिल दोबारा से, मेटालिक एंड प्लास्टिक डिस्कार्ड्स हो सकते हैं यूज दोबारा से, ऑल द अबव, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलते, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, तुम फालतू में डरते हो इससे, ऐसे ही आएंगे, जो चीज नहीं आएगी मैं यही बता दूंगा कि क्वेश्चन नहीं आने वाला। छठा क्वेश्चन है, रैक पिकर्स रिमूव, क्या हटाते हैं भाई, कूड़ा कबाड़ा उठाने वाले लोग, प्लास्टिक भी हटाते हैं, पॉलिथीन भी उठाते हैं, पेपर भी उठाते हैं, मेटल वेस्ट भी उठाते हैं, इसके अलावा रैक्स भी उठाते हैं, कार्डबोर्ड भी उठा लेते हैं, ग्लास आर्टिकल भी उठा लेते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। खाना तो बेचारे उठाते ही नहीं, कितना ही खिलाने, बोलते खाना तो हम खुद ही खाएंगे अपने पैसों का रहेगी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन नहीं आएगा, सातवां क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो, नहीं आएगा, बोल दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आठवां क्वेश्चन, कंबस्टेबल मटेरियल कैन बी हाइजीनिकल डिस्पोज ऑफ थ्रू, जो चीज जल सकती है उसको डिस्पोज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो चीज खत्म हो सकती है सॉरी है, किस किस को सी लग रहा है, यार गला भी तो सकते हो, जलाने की जरूरत क्या, ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे कम नहीं होगी, तो सी कर दो। सही है, देखा हाथ उठा रही है। सिटी गार्बेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, सिटी गार्बेज, सिटी गार्बेज मतलब समझते हो, शहरी कूड़ा, शहर का कूड़ा कहाँ यूज किया जा सकता है, तो सीवेज, अपना सीवेज स्लेज, यूजफुल आर्टिकल्स, बायोगैस एंड मैन्योर, और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल दी अबव, डी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, which is abiotic component of ecosystem, कौन सी चीज अबायोटिक, सांस नहीं लेती, बैक्टीरिया सांस लेते हैं, लेते हैं, चलो एलिमिनेट करेंगे, बैक्टीरिया सांस लेते हैं, प्लांट्स, फंगी लेते हैं, तो बचा कौन, ह्यूमस, तो ह्यूमस तो सांस नहीं लेता। अच्छा ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का मतलब समझ लो, जो चीजें जैसे गल जाती हैं, सड़ जाती है, गल जाती है, अब वो तो सांस नहीं ले रही ना,
तो ये जितना भी तुम्हारा मैन्योर वैन्योर है ये सारा क्या कहलाता है? ह्यूमस। इसके अलावा क्या होता है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने इकोसिस्टम को डिफाइन करा, ये तुम्हारी बुक में मिल जाएगा तुम्हें। एक बार बुक दे दो जरा कोई साइंस की, राइट। अब यहाँ पर ना पेज नंबर, पुरानी बुक होगी तो पेज नंबर 1 बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और इसको याद रख लेना। That is page number 260 and 261, ozone layer and how it gets depleted। ये पॉइंट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ना कहीं पे लिख लेना, और इसको जितना लिख के याद कर सको उतना लिख के याद कर लो। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेट डिप्लीटेड। ओजोन परत किस प्रकार से क्या है और किस प्रकार खत्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर देखो तुम्हें क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये बेटा याद रखना है। अब यही था ना, इसी के अंदर का एक क्वेश्चन, ये बाकी जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ ये तुम्हें होमवर्क में करनी है, वीडियो देख लेना और कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ ओजोन इन ओजोनस्फीयर बिगिन टू ड्रॉप इन, कब से ड्रॉप होना शुरू हुआ था? अभी बताया था, लेट 1980s, 1980 से गिरना शुरू हो गया था। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज, कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? देखो यहाँ पे बुक में पेज नंबर 261 में दिखाई दे रहा है, यूएनईपी, मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। विच केमिकल हैज बीन रिप्लेस्ड रिसेंटली, कौन सा केमिकल आ गया रिसेंट में? तो ये भी तुम ढूंढ लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन आने वाला, ओजोन शील्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवीबी यूवीसी, दोनों रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का क्वेश्चन अभी तुम्हें मैंने बताया था ऊपर, एक्वेरियम, तो ये तुम्हारा एक्वेरियम आ गया, ठीक है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो इनको ना, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, इनको तुम रोक के लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लेना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट, दूसरा क्वेश्चन है नेम, ये सारी चीजें आई थिंक मैं करवा चुका हूँ। कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ये क्वेश्चन से देख के घबरा मत जाना, कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर से लेके खाएंगे वो कंज्यूमर्स। डिफाइन गार्बेज, गार्बेज भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो एग्जांपल। इससे अगला क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है ये बता दिया, नेम मैन मेड इकोसिस्टम बता दिया, प्रोड्यूसर बता दिया, कंज्यूमर बता दिया, माइक्रो कंज्यूमर्स बता दिया, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं और चीजों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवा देते हैं। डिस्टिंग्विश अ कार्निवोरस फ्रॉम ओमनिवोरस, कार्निवोरस कौन होते हैं, ओमनिवोरस कौन होते हैं, ये बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर कौन होते हैं, मेरे साथ बोलो, जो ऑटोट्रॉप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो कौन है? प्रोड्यूसर। और जो उसको खाएगा कि वो कौन है? कंज्यूमर। पालक बनाई किसने? पालक के पौधे ने, पालक के पेड़ ने, और खा कौन गया? ह्यूमन। जैसे वो वाला गाना था ना, अब वो भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, ठीक है। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। डिस्क्राइब अ फॉरेस्ट फूड चेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉरेस्ट फूड चेन, फॉरेस्ट में बनने वाली एक फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 20 लिख लो कहीं पे कि वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड मतलब क्या? नॉर्मल धरती पे फूड चेन, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया था ना भी ये वाला, ये इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल
पिरामिड, ठीक है, या ट्रॉपिक लेवल भी इसको हम बोलते हैं। कुछ भी पूछ ले बात एक ही है। देख लो सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ऑलमोस्ट। फूड वेब तुम्हें बुक में दिख जाएगा, फूड वेब पेज नंबर कहां पर 259 पर, ठीक है। फूड वेब का मतलब क्या, अब जरूरी नहीं है कि सब चीजें एक साथ हो, सारी चीजें इंटरलिंक्ड भी तो है। अब सांप को सपोज करो नेवला खाने को नहीं मिला तो वो चूहा खा के काम चला लेगा बेचारा, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब तुम्हें अगर मुर्गा खाने को नहीं मिला तो तुम बकरा खा के काम चला सकते हो ना, चला सकते हो। या तुम्हें पालक की सब्जी नहीं मिली तो तुम साग खा के काम चला सकते हो। तो यही क्या है, फूड वेब। अगला है व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। तो फूड चेन क्या होती है, एक श्रृंखला चल रही होती है और स्पेसिफिक चीजें पता होती हैं, लेकिन फूड वेब में सब एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन पे एक नोट लिख दोगे, ओडीएस पे एक नोट लिख दोगे, भी करवा के आया हूं। ओजोन लेयर के फंक्शंस क्या क्या ये भी बता दोगे। यूवी रेडिएशन से बचाता है और बीमारियों से बचा देता है। बस 27 क्वेश्चन है। चलो 28वें से करते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बताए थे, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में कौन कौन, जो सांस ले जो अरे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, और नॉन अपना अबायोटिक में जो मैन मेड है, ठीक है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ टिपिकल फूड चेन, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, राइट, ठीक है जी। बस इतना ही था, दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। इतना ही था इसमें चैप्टर में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं ना, एग्जाम में अगर ये 6 से 8 मार्क्स का आता है तो तुम पूरा का पूरा करने में आई थिंक सक्षम हो, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर। और ये जो मटेरियल है दिस इज द टॉप मोस्ट बेस्ट मटेरियल, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। क्लियर, पक्का, ओके फाइन।